मई 2021। पिछले दिनों संबित पात्रा ने ट्विटर पर कांग्रेसी टूलकिट को लेकर एक फर्जी ट्वीट किया। बोले तो झूठ बोला। वैसे आप सभी तो जानते ही हैं कि संबित पात्रा जो कुछ भी बोलता है सब झूठ ही बोलता है। अल्ट न्यूज ने इसका झूठ खोलकर इसे नंगा कर दिया तो बाकी रहा सा कपड़ा। ट्विटर ने पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताकर उतार दिया। राजनीति के बाजार में इस वक्त संबित पात्रा और उसके पापा मोदी से ज्यादा नंगा कोई नहीं है, मगर इनकी नंगाई देखिए कि उल्टे इन लोगों ने ट्विटर के ऑफिस पर ही छापा मार दिया। जी हाँ, अपना नंगापन छुपाने के लिए मोदी और अमित शाह अब इस कदर नीचता पर उतर आए हैं कि हर चीज में पुलिस घुसेड़ रहे हैं। दरअसल इनका नंगापन जग जाहिर हो चुका है, पूरा भारत जान चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ गोएबल्स की ही औलादें हैं। एक तरफ कोरोना और ब्लैक फंगस से हाहाकार मचा हुआ है, इसके इस बीच बजाय गोएबल्स की ये औलादें किसी की मदद करें, ये उल्टा लोगों को परेशान ही कर रही हैं। कोई पूछ सकता है कि सरकार का तो काम ही मदद करना है, तो हो सकता है कि मैं इस खबर में झूठ बोल रहा हूं, मगर गोएबल्स की इन औलादों को दैनिक भास्कर, जो कि भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी अखबार है, उसने परत दर परत गोएबल्स की इन औलादों की असलियत सामने ला दी है। दैनिक भास्कर ने नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट के 10 मंत्रियों के 1100 से अधिक ट्वीट्स का विश्लेषण किया है, जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान इन मंत्रियों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए एक भी कोविड पीड़ित को ऑक्सीजन सिलेंडर या अस्पताल में बेड दिलाने में मदद नहीं की। ये सारे ट्वीट्स 1 मई से 14 मई तक किए गए थे। अब देखिए कि इस रिपोर्ट से और क्या क्या पता चला। पहली बात तो यही पता चली कि किसी भी मंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए एक भी कोविड 19 पीड़ित को ऑक्सीजन सिलेंडर या अस्पताल का बिस्तर खोजने में मदद नहीं की, जबकि लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड पाने के लिए बेहद परेशान हो रहे थे। दूसरी चीज, गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मई से 14 मई के बीच कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों से जुड़ा सिर्फ एक ट्वीट किया। शाह की ट्विटर टाइमलाइन में चुनाव, जन्मदिन और पुण्यतिथि और शोक से रिलेटेड अधिक पोस्ट पाए गए, और इसे देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि भारत महामारी की दूसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। जब महामारी और तीसरी चीज, जब महामारी से निपटने को लेकर देश से लेकर के विदेश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, तब एक भाजपा नेता द्वारा उनके बचाव में लिखे गए एक लेख को शेयर करने के लिए ढेरों मंत्री इनके सामने आ गए और ढेरों लोगों ने उसको शेयर भी किया। चौथी चीज, इसी अवधि के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड 19 की तैयारियों से रिलेटेड केवल 5 ट्वीट किए, जिसमें सेना की कोशिशों और उनकी लखनऊ यात्रा से शामिल जुड़े ट्वीट शामिल हैं। उन्होंने मोदी के कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया है। फिर आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 से 14 मई के बीच कोविड 19 की तैयारियों से रिलेटेड 37 ट्वीट किए, 37। इनमें से अधिकांश ट्वीट्स ने भारत को कोविड 19 से रिलेटेड चिकित्सा आपूर्ति के लिए दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया था इन्होंने, और इसमें G7 शिखर सम्मेलन के अपडेट शामिल थे। इसके बाद आगे चलते हैं तो पता चलता है, दैनिक भास्कर बताता है कि G7 शिखर सम्मेलन में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जयशंकर ने वर्चुअल मीटिंग्स आयोजित करने के बाद बारे में ट्वीट किया। कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने वाले कुछ लोगों के संपर्क में आने के कुछ दिनों बाद 8 मई को उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें कोविड 19 नहीं है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी हालचाल ले लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 48 ट्वीट किए, जिनमें से 22 कोविड 19 से रिलेटेड थे। उनका एक ट्वीट टीकों पर जीएसटी से जुड़ा हुआ था। बाकी ट्वीट्स में पीएम किसान, आवास योजनाओं वगैरह की बात की गई। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के कई ट्वीट्स को रीट्वीट ही किया। चलते हैं अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस 1 मई से 14 मई के बीच में 247 बार ट्वीट किया, 247 टाइम्स। उनके अधिकांश ट्वीट्स कोविड 19 से रिलेटेड थे, जिनमें मामलों के आंकड़े, टीकों के बारे में जानकारी और उनके द्वारा किए गए अस्पताल के दौरे और सरकार के प्रयास शामिल थे। कई ट्वीट्स में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का बचाव किया।
क्योंकि उन्हें मिसमैनेजमेंट के सवालों का सामना करना पड़ा था। पीयूष गोयल की तरफ चलें तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ज्यादातर ट्वीट्स ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर के किए। उनके कुछ ट्वीट्स ने देश में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का भी बचाव किया। 1 मई से 14 मई तक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ट्विटर टाइमलाइन में टीकों पर अपडेट और सरकार की कोशिशों की बड़ाई की गई है। उन्होंने मोदी, बीजेपी और पीआईबी के ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 285 ट्वीट किए, 285 ट्वीट्स। इनमें से 83 ट्वीट्स कोविड-19 से रिलेटेड थे, जिनमें टीकों पर संदेश और वायरस के प्रति जागरूकता शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 24 ट्वीट में प्रधानमंत्री की तारीफ की गई, मोदी की। फिर चलते हैं गडकरी जी की ओर, तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के 32 ट्वीट कोविड-19 से रिलेटेड थे, जिनमें ऑफिशियल मीटिंग्स के अपडेट, नागपुर में वैक्सीनेशन अभियान और रेमडेसिविर के उत्पादन की निगरानी के लिए वर्धा में जेनेटिक लाइफ साइंसेज की यात्रा करना शामिल है। नितिन गडकरी के ट्वीट में उन्होंने अपने कई सहयोगियों के विपरीत अपने किसी भी ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र नहीं किया है। अब जरा चलते हैं मोदी से योगी मॉडल की ओर, जहां इन दोनों ब्लैक फंगस से रिलेटेड एक गाइडलाइन बहुत वायरल हो रही है। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने यह गाइडलाइन ट्वीट की है, तो इसके फेक होने का सवाल ही नहीं उठता। भारत समाचार पहले भी योगी की धोती खींचता रहा है। असल में इन्हें गाइडलाइन की जगह कमांडेंट्स कहना ज्यादा सही होगा। ये कुल 9 कमांडमेंट्स हैं, 9 कमांडमेंट्स, जो योगी आदित्यनाथ ने नई महामारी ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों के लिए जारी किए हैं। ये पूरी तरह से ड्रैकोनियन ऑर्डर है और इन 9 कमांडेंट्स को पूरा करते करते मरीज की जान जानी तय है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये कमांडमेंट्स हैं क्या। पहला कमांडमेंट है कि मरीज का डॉक्टरी पर्चा, अगर आपको ब्लैक फंगस का इंजेक्शन चाहिए, उसके लिए ये पहला कमांडमेंट है यूपी में, कि मरीज का डॉक्टरी पर्चा होना चाहिए, उसकी एक्सरे रिपोर्ट और जांचों की रिपोर्ट दवा के लिए जरूरी है। अब इसके बाद वो मरीज का जो देखभाल करने वाला है, वो एक लेटर के साथ ये सब नत्थी करके इसे लखनऊ कैसरबाग स्थित मंडलायुक्त के दफ्तर में पेश करेगा। फिर वहां से वो तीसरा ऑर्डर, वहां से वो फाइल मंडलायुक्त अलीगंज स्थित अपर स्वास्थ्य निदेशक यानी एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर के ऑफिस में भेजेगा। फिर वहां से अपर निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा वो पत्रावली केजीएमसी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास भेजी जाएगी। अगला ऑर्डर है कि वहां से केजीएमओ के डॉक्टर डी हिमांशु द्वारा वो पत्रावली परीक्षण के बाद वापस कैसरबाग स्थित मंडलायुक्त कार्यालय में भेजी जाएगी। अब फिर अगला ऑर्डर है कि मंडलायुक्त के यहाँ से चिट्ठी बनेगी और फिर मंडलायुक्त के साइन के बाद वो फाइल रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस में भेजी जाएगी। उसके बाद अगला ऑर्डर है कि मरीज के रिलेटेड, मरीज के तीमारदार वो पत्र लेकर फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में जाएंगे। और उसके बाद अगला ऑर्डर है कि दवा का दाम रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर कैसरबाग में जमा किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगला ऑर्डर है कि फिर आधार कार्ड देख करके मरीज के तीमारदार को दवा दे दी जाएगी। ये बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि ही तो है कि वो लगातार लोगों को मौत की ओर धकेल रही है। यूपी की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, पूरी की पूरी कैबिनेट ही बस एक ही एजेंडे पर काम कर रही है कि प्रधानमंत्री की निजी छवि को कैसे बचाया जाए। आज दुनिया भर के अखबार देश में हुई कोरोना से मौतों की भयावह कहानियां, फोटो और वीडियो प्रसारित और प्रकाशित कर रहे हैं। सीएनएन का अनुमान है कि दूसरी लहर में कम से कम 30 लाख लोगों की जान जाएगी। अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की कमी से सभी लोग जूझ रहे हैं। हेल्थ केयर स्टाफ और डॉक्टर भी इस तबाही से मर रहे हैं। आईएमए का कहना है कि 270 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इनमें युवा डॉक्टर अधिक हैं, कुछ तो बेहद काबिल और विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं जो मर गए। लेकिन इन सब तबाही भरे हालात के बीच इतना तो सब जान चुके हैं कि मोदी की टीआरपी ने पाताल लोक में बंगला बनवा लिया है। और इसीलिए मगरमच्छ रोया और मगरमच्छ का रोना किसी ड्रामे से अधिक और कुछ नहीं है। और अक्सर ऐसी भावुकता तब ओढ़ी जाती है जब अपनी अक्षमता, अपनी औकात उजागर होने लगती है।
मोदी जी अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए रोते हैं, लेकिन इन सवालों का कभी जवाब नहीं देते कि जो जमीन पर किसी भी प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता दिखाता है। मसलन पहला सवाल तो यही कि पिछले 1 साल में उसने इस महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। दूसरा सवाल ये कि दवाओं और ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए क्या क्या योजनाएं बनी और उसमें से कितनी लागू हुई और जो लागू नहीं हुई तो उसके पीछे किसकी गलती थी। तीसरा सवाल ये कि टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि तय होने के बाद भी अब अचानक ये फैसला क्यों ले लिया गया कि टीके राज्य खुद खरीदेंगे। और अगला, क्या राज्यों से ये फीडबैक लिया गया कि उनके पास टीके के लिए पैसे हैं या नहीं है भाई। और उससे अगला सवाल है कि केंद्र ही क्यों नहीं एक साथ ये टीके खरीद करके जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को दे रहा है। और उससे अगला कि बजाय मरती जनता के मदद करने के ट्विटर से लेकर उन सभी लोगों पर पुलिस छापा क्यों मार रही है जो सच को सामने ला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप सभी भारत से, इसकी मिट्टी से, इसके लोगों से प्यार करते हैं तो अब आपको तय करना है कि गोएबल्स की इन औलादों का आपने क्या करना है।